इन साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्लास 12th के जो राजनीति विज्ञान है, ठीक है ना, उसके जो तीसरे लेसन है उसी के संदर्भ में है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि जो तीसरे लेसन से जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है ना, जिससे कई सारे प्रश्न निकलेंगे, इन सारे प्रश्नों का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। इससे पहले अगर आप लेसन 1 और लेसन 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, जहाँ पर आपको राजनीति विज्ञान के नाम से आपको एक मतलब प्लेलिस्ट मिलेंगे और आप उस प्लेलिस्ट से इस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था। तो देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का क्या किए थे कि गठन किए थे, और इसकी जो अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना, यानी कि जो कांग्रेस के द्वारा नियोजन समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो यह आपको काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, यह कई बार आपको क्या है कि कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह आपको 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सर इसके संस्थापक कौन थे। तो देखिए, कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जिसको हम लोग ए ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न और किया जा सकता है कि कांग्रेस का गठन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस का गठन जो हुआ था बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ था, और कांग्रेस पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है कि कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो वहीं कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो आपको जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो आपको यानी कि एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष जो थी वो आपको सरोजिनी नायडू थी, जो बाद में चलकर उत्तर प्रदेश नामक जो राज्य है उसके वो क्या हुए थे, राज्यपाल बने थे। और इस प्रकार से देश के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली उन्हें प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनी थी वो आपको इंदिरा गांधी बनी थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही रोचक जानकारी है, ये आपको एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि आज़ादी से पहले कितने महिला जो थी वह कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो वह मात्र 3 महिला थी। एक जो है सबसे पहले आपको मतलब एनी बेसेंट, जो 1917 में क्या हुआ था कि कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 1925 में जो बनी थी वो आपको सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद जो था 1933 में श्रीमती नेली सेन गुप्ता जो थे वो आपको कलकत्ता अधिवेशन 1933 की अध्यक्षता किए थे। तो देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली स्वतंत्रता से पहले 3 महिला थी। कौन कौन? एनी बेसेंट, ठीक है ना, उसके बाद सरोजिनी नायडू, उसके बाद श्रीमती नेली सेन गुप्ता। और आज़ादी के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष, तो वह आपको यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी। 3 सारे चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और आएगा। देखिए, यहाँ से हम कुछ ऑप्शन को भी टारगेट करते चलते हैं। जैसे महात्मा गांधी, इन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, इन्हें चाचा के नाम से जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के क्या थे कि आपको पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। उसके बाद ऑप्शन में एक है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, जो इसका सही आंसर है। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा जय हिंद का भी जो नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम लोग बाउल या जेपी के नाम से या लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, जो आपको 1975 का जो क्या हुआ था कि संपूर्ण जो यानी कि आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, उसके ये क्या थे, अग्रदूत थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, 2 में भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, भारत में योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो आपको प्रधानमंत्री। तो यहाँ से आइए योजना आयोग के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो आपको 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो आपका एक प्रश्न आएगा कि सर योजना आयोग कैसी संस्था है। तो देखिए, योजना आयोग जो है वो आपको एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है।
फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, तो वह आपको पदेन प्रधानमंत्री होते थे। और योजना आयोग में जो सदस्य होते थे उसमें क्या होते थे कि आपको एक अध्यक्ष होते थे, ठीक है ना, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते थे, एक उपाध्यक्ष और 3 जो होते थे पूर्णकालिक सदस्य और 3 जो होते थे वह आपको अल्पकालिक सदस्य होते थे। साथ में आपको जो रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जो होते थे इसके क्या होते थे, पदेन सदस्य होते थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत में योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया, तो भारत में योजना आयोग को जो समाप्त किया गया था वर्ष 2014 में, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब उन्होंने योजना आयोग को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसके जगह पर इन्होंने नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया था। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप लोगों को नीति आयोग पर अलग से एक वीडियो जो है वो आपको मिलेगी, तो आप लोग क्या करेंगे कि उस वीडियो को बढ़िया से क्या करेंगे कि देखेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम की दृष्टि से 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और इससे ऑब्जेक्टिव कई सारे अब तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये जल्द ही आपको नीति आयोग पर भी संबंधित वीडियो मिलेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताओगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए 3 में, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को क्या है कि साकार करने का ध्येय रखा गया था, तो यह आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में, किस में रखा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये पंचवर्षीय योजना क्या होता है। तो देखिए हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना को ही क्या कहा जाता है, तो आर्थिक नियोजन कहा जाता है। और आप जानते होइएगा कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो देखिए आर्थिक नियोजन यानी कि विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, श्रम और पूंजी का क्या किया जाता है कि पहले आकलन किया जाता है और फिर प्राथमिकता के आधार पर विकास की दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो इसी को हमारे भारत में क्या कहा जाता है, आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो हमारे भारत में जो आर्थिक नियोजन है वो आपको सोवियत संघ से प्रेरित है। तो यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो आर्थिक नियोजन है यह किस सूची का विषय है, तो यह आपको समवर्ती सूची का विषय है। तो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का जो कार्य करती है योजना आयोग, लेकिन उसकी जांच जो करता है वो आपको एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। और अब तक भारत में क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त हो चुकी है और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2017 में जब समाप्त हुई उसके बाद जो है आगे की कोई पंचवर्षीय योजना का प्लान नहीं तैयार किया गया। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर विभिन्न पंचवर्षीय योजना के जो काल है उसको बताइए। तो देखिए तो सबसे पहले हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1951 में। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1951 से आपको 1956 है। दूसरा का जो काल है 1956 से 1961 है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1961 से 1966 है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना इसका काल जो है वो आपको 1969 से 1974 है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना इसका काल जो है 1974 से 1900 कितना है 78 है। फिर है छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जो है वो आपको 1980 से 85 है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 है। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 है। फिर है आपको नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से आपको 2002 है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो आपको 2012 से 2017 है। यानी कि भारत में योजना आयोग ये जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1951 में और इसका जो अंत कर दिया गया 2017 में। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजना बनने का काम जो था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। और बीच बीच में आप गैप भी देखे होंगे, गैप कहाँ कहाँ आपको मिले होंगे। तो देखिए 1966 से 1969 जो कि 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी जिसे योजना अवकाश कहा गया। फिर आपको 1978 से 80 जो कि 2 वर्ष की क्या था कि वहाँ पे आपको यानी कि वार्षिक योजना है जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं वो चलाया गया था। फिर आपको 1990 से 92 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हुआ था कि 2 वर्षों की वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो यह बीच में कहीं कहीं गैप भी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि जो है 1956 से कितना है 1961 है। और इस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ख यानी कि बी हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र जो था वह आपको
किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो यह आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1969 से 1974 है। तो इन सारे चीज़ों का आपको याद रखना है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि एकमात्र पंचवर्षीय योजना है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1974 से कितना है? तो 1978 है, ठीक है ना। यानी कि पंचवर्षीय योजना 5 सालों की होती है, लेकिन इसे 4 सालों में ही समाप्त कर दिया गया। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और उठेगा कि सर इसको 4 साल में ही क्यों समाप्त कर दिया गया? तो जैसा कि आपको पता है कि 1977 के हुए आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी, तो उसने पूर्व में चली आ रही जो सरकार थी उसके द्वारा जो बनाए गए पंचवर्षीय योजना थे उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसीलिए यह पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है समय से 1 वर्ष पहले ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के साथ विकास का मंत्र जो था वो आपको दिया गया था। चलिए 5वां प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी 1952 में। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि एनडीसी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है वह आपको कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके सदस्य कौन होते हैं? तो सभी राज्यों और जो मतलब संघ राज्य है उसके मुख्यमंत्री जो होते थे इसके क्या होते थे? सदस्य होते थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका आएगा कि सर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वह आपको पंचवर्षीय योजना को मतलब अनुमोदित करने के लिए कि पंचवर्षीय योजना जो बन रही है वो सही है या गलत है, इसको जांच करने के लिए ही क्या हुआ था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, जिसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1952 में हुई थी। चलिए 6ठा प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि आपको रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। और देखते होइएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे यहाँ क्या हुआ था कि बहुत भारी भारी उद्योग जो थे वह लगाए गए थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होगी? तो 1956 से 1961। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया था वो आपको पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। कौन तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर पीसी महालनोबिस के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि पीसी महालनोबिस जो है हमारे भारत के एक गणमान्य व्यक्ति है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो पीसी महालनोबिस है यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है ना, इनका जो जीवन अवधि है 1893 से 1972 है। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद थे। और इन्होंने ही क्या किए थे कि 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की क्या किए? स्थापना किए। और दूसरी पंचवर्षीय योजना को क्या किए थे? तैयार किए थे। और इन्हीं के जो जन्म दिवस है उस पर क्या होता है कि आपको 31 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि बी हो जाएगा। और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को कौन तैयार किया था? पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने, ठीक है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 7 में हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो देखिए हरित क्रांति से सामाजिक तनावों में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? तो जानिए क्या था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1961 से 1966 थी, ठीक है ना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या था कि हम लोग आत्मनिर्भरता पर बल दिए थे। और दूसरी बात यह थी कि जो भी हमारे यहाँ जो मतलब सारी चीज़ें उसकी पूर्ति हम स्वयं करें, लेकिन जैसा हम सोचे थे वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि इस बीच में एक चीज़ विघ्न डाल दिया। वो क्या विघ्न था वो जानिए, इसका कारण क्या था? तो 1962 में क्या हुआ था कि भारत चीन युद्ध हुआ। तो भारत को उसमें क्या हुआ था कि पराजय झेलनी पड़ी थी, ठीक है ना। इसके बाद 1965 में भारत पाक का युद्ध हो गया। इसमें भी हमारे जो संसाधन थे उसमें झोंक दिए गए। 1966-67 में भयंकर सूखा आया, जिस वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या था कि वह असफल हो गया था, ठीक है ना। तो इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के बाद ही क्या हुआ था कि 1960 के दशक अर्थात 1966-67 में भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि कृषि उत्पादन पर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, आधुनिक कृषि यंत्र, इस सब का प्रयोग किया गया। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में क्या हुआ कि आपको आशातीत बढ़ोतरी हुई, जिसे ही विद्वानों ने क्या कहा? हरित क्रांति कहा।
तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो आपको MS स्वामीनाथन थे। फिर प्रश्न आएगा कि भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो वो आपको गेहूं पर पड़ा था और सबसे कम प्रभाव जो था वो आपको दलहन पर पड़ा था। तो यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे वो आपको नॉर्मन बोरलॉग थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। यानी कि हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव रहा वह सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी रहा। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो आपको किस राज्य पर पड़ा। तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। अब आइए, अब हम चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या करा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो देखिए हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वह आपको उदारवाद व्यवस्था जो है उस पर क्या है कि आश्रित है। लेकिन उदारवाद नहीं होगा, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। साम्यवाद इस पर भी नहीं आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि देखिए 1 से लेकर अभी तक हम 8 क्वेश्चन बताए, लेकिन इससे हम 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को क्लियर किए। तो आप क्या करेंगे कि इन सारे चीज़ों को नोट करते चलेंगे। ठीक है ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है, आप घर पर जाएंगे, स्थिर मन से सुबह उठकर क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और एक कॉपी कलम अपने साथ रखेंगे और इसको हमेशा आप क्या करेंगे कि लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होगी। और दूसरी बात कि आपके एग्जाम में क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जब भी आप देखिएगा ऑप्शन, अरे इसको तो हम लिखे हुए हैं, तुरंत याद आ जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए जिस प्रकार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और आप भी क्या कीजिए कि जिंदगी के हर उस सफलता को छूइए जहां आप जाना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या करा है कि किसने नए आर्थिक हितों को क्या किया, उभारा। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र ने क्या किया कि नए आर्थिक हितों को क्या किया था कि उभारा था। यानी कि जो सरकार के उपक्रम है उसने नए आर्थिक हितों को क्या किया, उभारा। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ख हो जाएगा। चलिए 10 में किस पंचवर्षीय योजनाएं को योजनाएं कहा गया था। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो वो आपको 1980 से क्या है, 1985 है। तो इसमें और भी पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया हुआ है, उसकी भी अवधि जान लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1956 से 1961 बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1969 से 1974 है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि दे रहा है 1974 से 1979, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि जो है 1974 से 1978 है। और यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसको समय से पहले समाप्त कर दिया गया। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छठी योजना। ठीक है ना, जिसको क्या कहा गया, योजनाएं कहा गया। चलिए 11 में भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वह कौन थे। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो आपको MS स्वामीनाथन थे, और इस पर अभी हम चर्चा किए हैं, इसलिए इस पर विशेष बातें नहीं करेंगे। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 12 में योजना आयोग कौन सा निकाय है। तो देखिए योजना आयोग जो है वो आपको एक गैर संवैधानिक निकाय है और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो एक चीज को याद रखिएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है ना। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे कौन होते थे, तो पदेन प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है ना। और योजना आयोग का कार्य क्या था, तो देश में जो उपलब्ध संसाधन है, ठीक है ना, उसका क्या करना, आकलन करना। तो यहाँ से कुछ जो ऐसे क्वेश्चन है, रोचक क्वेश्चन योजना आयोग से, वो जान लीजिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर यहां से प्रश्न आएगा कि योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह कौन थे, तो आपको गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको मोंटेक्सी आहूवालिया थे। फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते थे। ठीक है ना। तो योजना आयोग में 8 सदस्य होते थे। वो 8 सदस्य कौन कौन होते थे, एक आपको अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री, एक उपाध्यक्ष, इसके अलावे 3 आपको अंशकालिक सदस्य और 3 जो होते थे वो आपको पूर्णकालिक सदस्य होते थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। ठीक है ना। पहले जान लीजिए कि 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ख हो जाएगा कि योजना आयोग गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है। अब आइए 13 में 10 सूत्रीय
कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए 10 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको राजीव गांधी के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो सूत्री से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को आप जान लीजिए। सबसे पहले 5 सूत्री कार्यक्रम जो कि पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। फिर है 10 सूत्री कार्यक्रम जो कि आपको राजीव गांधी के द्वारा पेश किया गया था। 11 सूत्री कार्यक्रम आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? पेश किया गया था। 14 सूत्री कार्यक्रम यह भी आज़ादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पेश किया गया था। 15 सूत्री कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद है 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा पेश किया गया था। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? डी, यानी कि राजीव गांधी। अब आइए 14 नंबर प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1961 से 66 थी और यह पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको पूर्णतः असफल रहा था। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन रही थी? तो वो आपको 8वीं रही थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1992 से 1997। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 15 में एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो देखिए एम.एस. स्वामीनाथन का जो संबंध है वह आपको किससे है? तो वह आपको हरित क्रांति से। किससे है? हरित क्रांति से। तो इस चीज़ को याद रखना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में, अर्थात 1966-67 में। फिर यहाँ से श्वेत क्रांति। तो देखिए श्वेत क्रांति के जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन और इसका जो संबंध है वो आपको दुग्ध उत्पादन से। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड, इसका भी जो संबंध है वो आपको दुग्ध उत्पादन से है। और नीली क्रांति जो है इसका संबंध जो है वो आपको मत्स्य उत्पादन से है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके देख लेना है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। और हरित क्रांति के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा किए, इसलिए इस पर ज़्यादा हम क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे। चलिए 16 में विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो वह आपको प्रधानमंत्री होता था, जो कि अभी बताएं योजना आयोग के बारे में। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 17 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो था वो आपको आयरन लेडी ऑफ इंडिया यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? 1971 के चुनाव में दिया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि 1971 के चुनाव में विपक्षी दलों ने यानी कि जो इंदिरा के विरोधी दल थे उसने क्या नारा दिया था? तो इंदिरा का हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ और इसी नारे के साथ इंदिरा गांधी जो थी पूर्ण बहुमत के साथ क्या हुआ था कि सत्ता में आई थी। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको भी हो जाएगा। और इंदिरा गांधी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी ने ही क्या किया था कि आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किए थे। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत को विजय दिलाए थे। 1975 में 25 जून को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए थे और जो इनके विरोधी बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे उन्हें क्या कर दिया कि जेल में बंद कर दिए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है? याद रखना है। और इंदिरा गांधी की जो हत्या हो गई थी वह कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 को। तो इन सारे जो आपको बढ़िया से देखते चलना है। तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। 18 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आपको 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और योजना आयोग कैसी संस्था है? तो यह आपको गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है कि लिख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो देखिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर एनडीसी का गठन क्यों हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए एनडीसी का गठन हुआ था। और एनडीसी का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो एनडीसी का जो मुख्यालय है वह आपको नई दिल्ली है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि एनडीसी के जो अध्यक्ष होते थे कौन होते थे? तो वह भी आपको पदेन प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है ना। और इसके अलावे हर राज्य के मुख्यमंत्री तथा जो संघ राज्य उसके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए जाते थे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो संघ राज्य की संख्या है वह आपको कितनी है? 8 है। और इस संघ राज्य का नाम आप याद रखेंगे तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, फिर आपको दिल्ली, फिर ये चलते हैं समुद्र तट की ओर तो दादर व नागर हवेली तथा दमन व द्वीप, फिर आपको पुदुचेरी, फिर हम चलते हैं आपको द्वीपीय क्षेत्र में तो एक हो जाएंगे आपको लक्षद्वीप और एक जो होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत में जो अभी संघ राज्यों की संख्या है वो कितनी है? तो वह आपको 8 है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर योजना आयोग इसी ऑप्शन में दिया है ए में, तो इसकी स्थापना 1950 में। फिर है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो आपको 1951 में हुआ था। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो फाइनेंशियल कमीशन है, ठीक है ना, इसका जो गठन हुआ था 1951 में पहले वित्त आयोग का। और वित्त आयोग में
क्या होते हैं कि अध्यक्ष के अलावे 4 अन्य सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग के गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या किया गया है कि चर्चा किया गया है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो फिलहाल आपसे प्रश्न किया जाएगा कि 15वें जो अभी वित्त आयोग चल रही है इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो अध्यक्ष है NKC है। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए 20 में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ जो कार्यक्रम है उसको विशेष बल दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1974 से 1978 थी। तो इन सारे चीज़ों को याद रखना है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, ध्यान से सुनिएगा, इसको समय से पहले क्या कर दिया गया था कि आपको विघटित कर दिया गया था, यानी कि 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, लेकिन इसे 4 वर्षों में ही जनता पार्टी की सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और एक नई योजना शुरू की गई थी जिसे हम लोग अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहते हैं, ठीक है ना। तो 20 का सही आंसर सी हो जाएगा। 21 में भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए भारतीय योजना आयोग को क्या कर दिया गया था कि जो समाप्त किया गया था वह आपको 2014 में, और इसके जगह पर एक नई संस्था बनी थी जिसका नाम था आपको नीति आयोग। क्या नाम था, नीति आयोग। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप बताइए। तो देखिए नीति का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आप कह सकते हैं। तो ये जो नीति आयोग है इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। और यह लगभग आपको 2015 से जो भी एग्जाम हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लगभग उस सब में ये क्वेश्चन जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो वो भी आपको पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे नीति आयोग में अलग से वीडियो बनाकर, ठीक है ना। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको घ हो जाएगा 2014, यानी कि भारतीय योजना को कब समाप्त कर दिया गया, तो 2014 में। चलिए 22 में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो देखिए भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपको 2012 में समाप्त हुई थी। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वह आपको 2007 से 2012 है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2012 से 2017 है, ठीक है ना। तो देखिए तो जब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया उसके बाद क्या हुआ था कि पंचवर्षीय योजना को भी समय पूर्णे पर समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो बनाती थी वो आपको योजना आयोग बनाती थी, ठीक है ना। लेकिन जब नीति आयोग अस्तित्व में आया तो ये एक सरकार की थिंक टैंक संस्था थी जो सरकार को नीतिगत फैसले या निर्देश दिया करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए नीति आयोग जो है वो अपने विचार से क्या करती है कि भारत के विकास के लिए नीतियाँ बनाती है, जबकि योजना आयोग जो थी वो आपको पंचवर्षीय योजना बनाती थी। तो 22 का प्रश्न कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो वो आपको 2012 में। तो चलिए अब हम चलते हैं 23 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के। तो यह आपको भारतीय जनता पार्टी से है, यानी कि भाजपा से। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि भाजपा का गठन कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, ठीक है ना। और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो आपको कौन बनाए गए थे, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाए गए थे, जो कि भारत के बाद में चलकर प्रथम पुनः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो कौन है। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो आपको JP नड्डा है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए 23 का प्रश्न कर रहा है श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। तो ये आपको भारतीय जनता पार्टी से है, ठीक है ना। और यह सर्वाधिक समय तक, ठीक है ना, कि गैर कांग्रेसी रहने वाले जो मतलब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है ना। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक दिनों तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे थे, तो वो हो जाएंगे श्री नरेंद्र मोदी। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा क। 24 में योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। तो देखिए योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना था। क्या बना था, नीति आयोग। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर नीति आयोग जो है वह कैसी संस्था है। तो देखिए यह एक आपको थिंक टैंक संस्था है जो आपको सरकार को क्या करती है कि विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देती है, नीतिगत फैसले लेने या कोई भी कार्य करने पर उसे क्या करता है कि विशेष मतलब ये सारे चीज़ें देती है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए नीति का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा और कि ये जो नीति आयोग है, ठीक है ना, नीति आयोग में क्या होते हैं कि अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और इसके एक उपाध्यक्ष भी होंगे और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे, यानी कि नीति आयोग में एक अध्यक्ष, ठीक है ना। उसके बाद एक जो होंगे वो आपको क्या होंगे, उपाध्यक्ष, और एक जो होंगे वो आपको कौन होंगे, तो एक जो होंगे वो आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। और इस सबकी नियुक्ति जो करेंगे वो आपको प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री करेंगे। फिर उसी कैबिनेट के 4 मंत्री जो होंगे इसके पदेन सदस्य होंगे, ठीक है ना। और इस आयोग में 7 या 8 क्या होंगे कि पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 2 जो होंगे अंशकालिक सदस्य होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें जो है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, यह नीति आयोग के संरचना के संदर्भ में। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर अभी नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वह कौन है। तो देखिए अभी नीति आयोग के जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष जो है वो आपको राजीव कुमार है, और नीति आयोग के जो अभी CEO है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वह आपको अभी अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो आपको 2015 में हुआ था। तो वहीं प्रश्न कर रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह आपको यानी कि 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो पॉज करके देख लेना है। 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपको मिश्रित है। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हम किसको कहते हैं, तो देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के सभी साधनों पर आपको क्या हो कि निजी और सरकार दोनों का वर्चस्व हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि आपको भारत में है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि सबसे पहले किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी? तो वह आपको फ्रांस में। फिर यहाँ से एक अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के सभी साधनों पर क्या हो कि आपको निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो और उसका उद्देश्य निजी लाभ कमाना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जो कि अभी चाइना और आपको उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस जैसे देशों में प्रचलित है। तो देखिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था हम ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस पर क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर सीधा सरकार का क्या होता है? नियंत्रण होता है, और उसका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा C, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वो आपको मिश्रित है। चलिए 26 में 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो यह आपको इंदिरा गांधी ने दिया था। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा सूत्री से संबंधित 10 सूत्री, तो वो आपको राजीव गांधी। 5 सूत्री कहेगा तो 5 सूत्री जो हो जाएंगे वह आपको पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया था। और आज़ादी से पहले भी ऐसे सूत्री जो था वह दिया गया था, जैसे 11 सूत्री कार्यक्रम जो था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 14 सूत्री मांग जो थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो B हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए 27 में भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो देखिए भारत में वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, ठीक है ना, और इसका अंत जो होता है 31 मार्च। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है वह अपना हर सरकार का होता है, और उसमें वह साल मतलब कि साल भर के जो खाका होते हैं उसको वह क्या करते हैं? तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च है, यानी कि कोई वित्तीय वर्ष अगर 1 अप्रैल 2021 को शुरू होती है तो वह आपको क्या होगा कि 31 मार्च 2022 को क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो वित्तीय वर्ष कहने का मतलब हुआ कि 1 साल का खाका, और इसमें सरकार अपने विकास के सारे चीज़ों को क्या करती है? निर्धारित करती है। तो देखिए तो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो 27 का सही आंसर C हो जाएगा। 28 में बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो देखिए बजट का संबंध जो है वह आपको आय और व्यय से है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि संसद में बजट जो पेश किया जाता है वह आपको राष्ट्रपति के मतलब कि अनुमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए अभी भारत के जो वित्त मंत्री है वह कौन है? तो देखिए भारत के अभी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण है। फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि क्या संविधान के किसी अनुच्छेद में ये जो बजट है उसका उल्लेख है? तो देखिए बजट का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो बजट का संबंध किसके साथ है? तो आय और व्यय के साथ। चलिए 29 नंबर प्रश्न में भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और भारत में पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन यानी कि 1951 में हुआ था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपको केसी नियोगी थे। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, और इन सभी सदस्यों की नियुक्ति जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है, और जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग बताएंगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग क्या करेंगे कि फीडबैक हमें जरूर देते रहिएगा, ताकि हम इसमें और भी इंप्रूव कर सके, आपके लिए और भी जानकारियाँ एकत्र कर सके। चलिए 30 में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है नीति आयोग। तो देखिए नीति आयोग ही जो है वो आपको संवैधानिक संस्था नहीं है। यह एक भारत सरकार का
थिंक टैंक संस्था है जो सरकार को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देती है, ठीक है ना। वित्त आयोग जो कि आपको क्या है कि एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। फिर है आपको संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 315 में है, ठीक है ना। फिर यहाँ से चुनाव आयोग, इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। देखिए नीति आयोग की चर्चा संविधान में नहीं है, योजना आयोग का भी चर्चा संविधान में नहीं था, वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की चर्चा जो है 315 अनुच्छेद में, उसके बाद है चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा जो है अनुच्छेद 324 से 329 में है, ठीक है ना। तीन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में यूपीएससी का जो गठन हुआ था वो आपको यानी कि 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, इस चीज़ को याद रखना है। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की जो संख्या होती है अध्यक्ष सहित वो आपको 11 होती है, जबकि चुनाव आयोग में जो क्या होते हैं किसका जो मतलब संरचना होता है जिसमें आपको 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आपको क्या होते हैं मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 जो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो आपको सुशील चंद्रा है, याद रखिएगा। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई, तो 30 का सही आंसर ए हो जाएगा। 4 में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का तैयार पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि पीसी महालनोबिस जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे कि आपको यानी कि आर्थिक सलाहकार थे, और इन्होंने ही क्या किया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था उसको क्या किया था, तैयार किया था। अब आइए अब हम यहाँ से चलते हैं क्या कि जो सत्य असत्य है उसको पहचानना है, ठीक है ना। तो चलिए सत्य असत्य को पहचानते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि नियोजन का काम ब्रिटिश राज की क्या है कि आपको विरासत है। क्या कर रहा है कि नियोजन का जो कार्य है वह ब्रिटिश राज की क्या है कि आपको विरासत है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग नियोजन की नीति जो है वो आपको सोवियत संघ से प्रेरित होकर लिए। किसे लिए है, सोवियत संघ से प्रेरित होकर लिए। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है कि बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। तो एक जो है वो आपको बिल्कुल क्या है, सत्य है, असत्य है। चलिए अब हम चलते हैं 2 में। क्या करा है कि भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री है योजना आयोग का क्या है कि उपाध्यक्ष नहीं हो सकता है, यह कथन जो है वो आपको असत्य है, यानी कि यह हो सकते हैं। चलिए 3 में नेहरू ने भारी औद्योगिकरण का क्या किया था कि समर्थन किया था। तो यह कथन जो है वो आपको क्या है कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि नेहरू ने भारी औद्योगिकरण का क्या किया था, समर्थन किया था, बिल्कुल कथन सत्य है। 4 में नेहरू की नियोजन नीति में मनमोहन सिंह ने महत्वपूर्ण संशोधन किए थे, बिल्कुल सही है। तो 4 भी हमारा सही है। तब हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण संशोधन कब किए थे, तो देखिए तो जब हमारी अर्थव्यवस्था 1980 के दशक में क्या थी, चरमरा गई थी, 1990 के दशक में, तब मनमोहन सिंह के द्वारा क्या हुआ था कि आपको भारत में नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। और इस नीति के तहत भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो 4 कथन जो है वो आपको बिल्कुल सत्य है। चलिए 5 में 1956 का, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, 1956 का भारत सरकार का औद्योगिक नीति प्रस्ताव लोकतांत्रिक समाजवादी की विचारधारा से प्रभावित हुआ था। तो यह भी कथन जो है बिल्कुल सही है। और आप जानते होइएगा कि समाज के जो समाजवादी प्रतिमान है उसे क्या हुआ था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया गया था कि आपको लक्ष्य रखा गया था। तो 5 जो है बिल्कुल सत्य है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 में। भारत ने मिश्रित व्यवस्था का प्रतिमान जो है सोवियत संघ से प्राप्त किया था। यह कथन जो है वो आपको बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत ने क्या किया था कि सोवियत संघ से आपको आर्थिक नियोजन की नीति को लिया था। तो 6 जो हो जाएगा असत्य है। चलिए 7 में क्या कर रहा है, नियोजन कार्य में राज्यों का सहयोग लेना अपेक्षित है, इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। और आप जानते होइएगा कि 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, जिसमें क्या होते थे कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्यों के प्रतिनिधि इसके क्या होते थे, सदस्य होते थे। तो 7 जो है बिल्कुल सही है। चलिए 8 में, आदेशित अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत से संगत हो सकती है। तो यह आपको गलत है, क्योंकि आदेशित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हो गया कि आपको ये जो क्या कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इस संदर्भ में इसको लिया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो स्वामित्व होता है, ठीक है ना, वो निजी व्यक्ति के हाथों में होता है और उसका उद्देश्य भी होता है निजी लाभ को क्या करना, अर्जित करना। तो 9 नंबर कथन जो है वो आपको क्या है, देखिए 8 नंबर कथन वह बिल्कुल असत्य है। चलिए 9 में, 10वीं पंचवर्षीय योजना ने 2002 से 2007 तक की अवधि में समाहित किया गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2002 से 2000 कितना है, 7 है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए 10 में,
हरित क्रांति के बहुत हानिकारक परिणाम हुए। तो देखिए हरित क्रांति के बहुत हानिकारक परिणाम नहीं हुए, यह कथन गलत है, क्योंकि हरित क्रांति से हमारे भारत में गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ था, आशातीत बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है ना, और अन्य फसल भी जो थे उसके उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो 10 का जो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की रचना के समय ... प्रधानमंत्री नेहरू के मुख्य सलाहकार थे। तो यह जो थे वो आपको पीसी महालनोबिस थे। तो इस चीज़ को याद रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो पीसी महालनोबिस ने। और आप लोगों को ये जो क्लास है कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। क्लास थोड़ी लंबी चली है, ठीक है ना, लेकिन इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। क्या होंगे, फायदे होंगे। चलिए तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में, वो आपको पीसी महालनोबिस हो जाएगा। चलिए दूसरा, नियोजन कार्य में प्रधानमंत्री नेहरू ने ... से प्रेरणा ली थी। तो देखिए भारत में ये जो आर्थिक नियोजन है यह आपको सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है ना। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। 3 में 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने नियोजन में ... सूत्रों को समाविष्ट करना चाहा। तो उन्होंने गांधीवादी जो क्या है कि सूत्र है उसको समाविष्ट करने का प्रयास किया, ठीक है ना। और ये जो मोरारजी देसाई है ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का इन्हें दर्जा क्या है कि आपको प्राप्त है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। और मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने थे 1977 में जनता पार्टी से। चलिए 4 में दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने ... क्षेत्र का क्या किया, विस्तार किया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने सार्वजनिक क्षेत्र का क्या किया, विस्तार किया। चलिए 5 में 11वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय तीव्र व सर्व समावेशी ... करना था। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्येय था वो आपको सर्व समावेशी विकास करना था, यानी कि समावेशी विकास मतलब समाज के हर वर्गों का विकास हो, ऐसा। 6, हरित क्रांति से ... को विशेष लाभ पहुंचा। तो देखिए हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ जो पहुंचा वो आपको कृषि को पहुंचा। किसको पहुंचा, कृषि को। तो इस चीज़ को याद रखना है। 7 में नेहरू की नियोजन व्यवस्था ... समाजवाद पर आधारित नहीं है। तो देखिए नेहरू की जो आपको नियोजन व्यवस्था है, ठीक है ना, वो आपको मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक जो विचारधारा है उस पर क्या है, आधारित है। 8 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने ... का राष्ट्रीयकरण किया था। तो देखिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने सबसे पहले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया था। इसके बाद आपको क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई थी 15 अप्रैल क्या हुआ था कि 1980 को 6 बड़े फिर जो बैंक था उसका फिर से राष्ट्रीयकरण किए थे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोगों की बैंकिंग तक पहुँच है यह कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की ही क्या है, देन है। तो इंदिरा गांधी ने पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो 19 जुलाई 1969 को, और दूसरी बार 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो 15 अप्रैल 1980 को। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए 9 में 10वीं पंचवर्षीय योजना को नई शताब्दी की ... योजना कहा गया। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना को नई शताब्दी की यानी पहली पंचवर्षीय योजना कहा गया। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ऐसा क्यों कहा गया। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो आपको कितना है, तो 1900 यानी कि क्या कहते हैं 1900 करें 2002 से जो है वो आपको 2007 है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको देख लेना है। चलिए 10 में भारत में ... अर्थव्यवस्था का प्रतिमान लागू किया गया है। तो देखिए भारत में जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रतिमान है उसे क्या किया गया है, लागू किया गया है। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा मिश्रित क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अब चलिए 4 में करा निम्न जोड़ी बनाइए। तो देखिए यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं 5 में, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, योजना आयोग की स्थापना के लिए किसने प्रस्ताव पेश किया था, तो यह आपको संसद पेश किया था। और इसी के आधार पर 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संसद। और एक चीज़ याद रखिएगा कि संसद के गठन से संबंधित प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है, ठीक है ना। और लोकसभा के गठन और उसके संरचना से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 81 में है। और राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान जो है वो आपको अनुच्छेद जो है 80 में है। यानी कि हमारे संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों आते हैं, ठीक है ना। तो संसद के निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा और राष्ट्रपति इसके अभिन्न हिस्सा होते हैं। तो ऐसी जानकारी हम आपको इसलिए दे देते हैं ताकि आप इंप्रूव कर सके, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न क्या करा है, 2002 से 2007 की अवधि को किस पंचवर्षीय योजना ने समाहित किया था, तो यह आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना ने क्या किया था, समाहित किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके देखते चलना है। 3 में किसने सुझाव दिया कि हमें कृषि संबंधी विकास के मानवीय तथा सामाजिक नींव
यथार्थों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यह जो विचार दिए थे डॉक्टर VKRV राव ने दिए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो पॉज करके चलना है। तो देखिए 3 का एक बार और आंसर सुनिए क्या है कि किसने सुझाव दिया कि हमें कृषि संबंधित विकास के मानवीय तथा सामाजिक निहितार्थों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यह आपको डॉक्टर VKRV राव ने दिया था। चलिए चौथा, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस नियोजन कमेटी बनाई। तो उसका अध्यक्ष कौन बना था? तो आपको जवाहरलाल नेहरू यानी कि हमारे चाचा जी बने थे, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही क्या होता है कि आपको चिल्ड्रन डे जो होते हैं वो आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए 5 में, किसने कहा कि नियोजन का अर्थ उत्पादन के उपलब्ध साधनों के उचित वितरण की योजना सुनिश्चित करना है? तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GDH कॉल। और इस कथन कारण कहते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए छठा, किस देश में आदेशित अर्थव्यवस्था जो थी वह प्रचलित थी? तो देखिए आदेशित अर्थव्यवस्था जो थी वो आपको सोवियत संघ में क्या थी, प्रचलित थी। और सोवियत संघ से ही हमारे भारत में आर्थिक नियोजन की नीति को क्या किया गया है, अपनाया गया है। चलिए 7 में, भारत के किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, जिसको हम लोग नेप कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं, नरसिम्हा राव के द्वारा क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था। तो आपसे यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? तो वह आपको वित्त मंत्री थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई थी और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह आपको कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है ना। इस चीज़ को भी याद रखना है। और उस समय जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और इस नई आर्थिक नीति के तहत भारत में आपको क्या हुआ था कि ये जो क्या कहते हैं कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, इन सारे नीति को अपनाया गया था, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर क्या हुई थी, लौटी थी। चलिए अब हम बात करते हैं 8 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाज का समाजवादी प्रतिमान को अपनाया था? तो यह आपको अवारी अधिवेशन में। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा अवारी अधिवेशन। चलिए 9 में, किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के दबाव में आकर भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी? तो विश्व बैंक। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि विश्व बैंक जो है, ठीक है ना, और IMF, ठीक है ना, इसको यानी कि जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि विश्व बैंक और ये जो आपको क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस दोनों की जो स्थापना हुई थी आपको 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही हुआ था। और विश्व बैंक और इसके अलावे आपको IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस दोनों का जो मुख्यालय है वो आपको अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, ठीक है ना। और इस दोनों में जो अभी सदस्यों की संख्या है वो आपको कितनी है, 189 है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो विश्व बैंक के दबाव में आकर भारत ने क्या किया था कि उदारीकरण की नीति को क्या किया था, अपनाया था। चलिए 10 में, किस क्षेत्र के विस्तार ने भारत में नए आर्थिक हितों को उभारा था? तो यह आपको सार्वजनिक क्षेत्र में। तो 10 का सही आंसर सार्वजनिक हो जाएगा। 11 में, नियोजन विकास क्या है? तो योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, नियोजन विकास कहा जाता है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो था थोड़ा लंबा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ें आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड भी कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और लाइक भी जम के ठोकिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।